India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पर्यावरण नियंत्रण पर सही जवाब नहीं देने पर एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय पर लगाया 25,000 का जुर्माना। कहा, जहरीली हवा के कारण हो रहा है अवसाद, चिंता का है विषय। न्यायिक प्रणाली के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जज की बर्खास्तगी को गुजरात हाईकोर्ट ने रखा बरकरार। जज ने काम पर लौटने से भी किया था इनकार। दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए एमसीडी स्मार्ट ऐप का विरोध करने वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द। कहा, आदेश मनमाना नहीं पर स्मार्टफोन रखना जरूरी नहीं है, वैकल्पिक तरीकों से भी उपस्थिति हो सकती है दर्ज। India Legal presents Courts Roundup. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी ने हाल ही में जहरीली हवा के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से संबंधित एक मामले में अस्पष्ट और अप्रासंगिक जवाब दाखिल करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल की अध्यक्षता में ये बात की गई है। ये आदेश समाचार लेखों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पारित किया गया था, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जहरीली हवा के संभावित दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने जवाब में विभिन्न धातुओं और अन्य प्रदूषकों की उपस्थिति को स्वीकार किया। हालांकि जवाब में मापदंडों और उनके संबंधित प्रसार स्तरों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोकने के लिए प्रभावी उपायों को प्रदर्शित करने में विफल रहा। एनजीटी ने कहा कि जवाब के अनुसार सीपीसीबी पर्यावरण संरक्षण शुल्क फंड के तहत सड़कों के निर्माण और मरम्मत के साथ साथ मैकेनिकल रोड स्वीपर के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी स्थानीय निकायों को वित्त पोषण कर रहा था। ये भी पाया गया कि सीपीसीबी के पास जमा की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि को अनाधिकृत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी के आलोक में ट्रिब्यूनल ने इसी फंड का विवरण मांगा और 30 नवंबर 2023 तक उन्हें कैसे खर्च किया गया है। ट्रिब्यूनल का इरादा अनाधिकृत डायवर्जन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से धन की वसूली का निर्देश देना था। इससे पहले कि सीबीसीबी के वकील ने आदेश पारित करने से पहले मामले में निर्देश लेने के लिए ट्रिब्यूनल से समय मांगा। फिर एनजीटी ने सीपीसीबी को 1 महीने का समय दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें अस्पतालों में अपने कर्मचारियों को एमसीडी स्मार्ट ऐप के माध्यम से अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने फैसला सुनाया कि एमसीडी के फैसले का कार्यान्वयन कर्मचारियों के बीच अनुशासन स्थापित करने और जवाबदेही को सुनिश्चित करने से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने यह भी कहा कि निर्णय को स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए उठाए गए उपायों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को चलाने के लिए सौंपे गए श्रमिकों की अनुपस्थिति ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जो पूरे सिस्टम के प्रभावी कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकती है। एमसीडी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ऐप आधारित उपस्थिति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय के समक्ष मुख्य तर्क ये था कि नीति उन कर्मचारियों के बीच लागू की जा रही है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और वो एमसीडी स्मार्ट ऐप को संचालित करना नहीं जानते हैं।
न्यायालय के समक्ष गोपनीयता और ऐप सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी उठाई गई। हालांकि न्यायमूर्ति सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि ऐप आधारित उपस्थिति लागू करने का निर्णय मनमाना या अनुचित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि स्मार्टफोन रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्मचारी वैकल्पिक तरीकों से भी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी पर्यवेक्षक या किसी अन्य कर्मचारी के फोन के माध्यम से खुद को उपस्थित होने का विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रकार न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कर्मचारियों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया जा रहा था या स्मार्टफोन या तकनीकी ज्ञान तक पहुंच की कमी के कारण उन्हें मनमाने ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करने से रोका जा रहा था। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पति या पत्नी का आपसी सहमति से तलाक समझौते से एक तरफा तरीके से पीछे हटना मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक पर सहमत होते हैं तो एक पति या पत्नी द्वारा बिना किसी उचित कारण के सहमति से एक तरफा वापसी दूसरे पति या पत्नी के साथ की जाने वाली क्रूरता को बढ़ाता है। अदालत ने 20 मार्च 2017 के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये निष्कर्ष लौटाया, जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए उसके पति की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था। इस जोड़े ने दिसंबर 2001 में शादी की, लेकिन ये शादी केवल 13 महीने तक चली, क्योंकि वो जनवरी 2003 में अलग हो गए। क्योंकि विवाद जल्द ही सामने आए, इसीलिए दंपत्ति आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सहमत हो गए। समझौते के आंशिक निष्पादन में पत्नी द्वारा 5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार किया गया था। हालांकि बाद में वो वापस आ गई और उसके बाद पति ने तलाक की अर्जी दे दी। मामले पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति कई लड़कियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता था और उसके व्यभिचारी संबंध थे, लेकिन उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसके पास व्यभिचार के किसी भी आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इसीलिए पत्नी की अपील खारिज कर दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिल्म निर्माता विक्रमजीत सिंह भुल्लर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म शमशेरा की स्ट्रीमिंग या प्रसारण को रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की गई थी। जस्टिस ज्योति सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फिल्म पिछले महीने थिएटर में रिलीज हुई थी और 19 अगस्त को ओटीटी पर आने वाली थी। ऐसे में पार्टियों के बीच इक्विटी बैलेंस करने के लिए फिल्म को रिलीज करना उचित होगा, लेकिन अगर मेकर्स 22 अगस्त तक जुर्माना नहीं जमा करते हैं तो ऐसे में 23 अगस्त को फिल्म ओटीटी से हटा दी जाएगी। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि भुल्लर ने एक पीरियड ड्रामा, एक पिता पुत्र की कहानी जहां दोनों एक जैसे दिखते हैं, बच्चों, पक्षियों, गर्म तेल, घोड़े, भूमिगत सुरंग और जैसे विषयों पर एकाधिकार का दावा करने की मांग की थी। विक्रमजीत सिंह भुल्लर नाम के व्यक्ति ने कॉपीराइट एक्ट के तहत फिल्म मेकर्स पर आरोप लगाए हैं कि फिल्म शमशेरा उनकी साहित्यिक रचना कबू न छेड़े खेत की कॉपी है। मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने मेकर्स पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि ये पहलू ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में आम है और अगर कोर्ट भुल्लर से सहमत है तो ये विचारों पर एकाधिकार देने जैसा होगा, जो स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। शमशेरा 22 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज की गई थी, लेकिन फिल्म पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में मेकर्स ओटीटी रिलीज से उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन ओटीटी स्ट्रीमिंग से पहले ही फिल्म कॉपीराइट मामले में फंस गई। अगर आपने अभी तक शमशेरा नहीं देखी है तो आपको बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा संजय दत्त और वाणी कपूर अहम भूमिका में है। इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला मामले में वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फरवरी में अमृतपाल सिंह ने भीड़ के साथ मिलकर अपने कथित सहयोगी को न्यायिक हिरासत से जबरन छुड़ाने की कोशिश में पंजाब के अजनाला में एक पुलिस स्टेशन पर कथित तौर पर हमला किया था। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने जमानत की राहत को खारिज करते हुए कहा, भीड़ के बल पर इस देश के किसी भी नागरिक को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने या सार्वजनिक प्राधिकरण को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस स्तर पर ये न्यायालय आरोपों की सत्यता और या जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के साक्ष्य मूल्य के संबंध में कोई भी राय देने से परहेज करता है। उच्च स्तर पर
ट्रायल कोर्ट द्वारा इसकी सराहना की जानी चाहिए। ये टिप्पणियां भूपिंदर सिंह और अजय पाल सिंह की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई, जिन्होंने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन अजनाला को घेरने की अपनी योजना के बारे में मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह द्वारा सूचित किए जाने पर घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की व्यवस्था की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उन्हें मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया, क्योंकि न तो उनका नाम एफआईआर में है और न ही सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों में है। दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के भीड़ ने व्यवहारिक रूप से लगभग 4 घंटे की अवधि के लिए पुलिस स्टेशन अजनाला पर कब्जा कर लिया और इसके अलावा कई पुलिस अधिकारियों को गंभीर और लगभग घातक चोटें पहुंचाई गईं, जिसमें एक एसपी रैंक अधिकारी के सिर पर चोट भी शामिल है। पीठ ने आगे कहा कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत पंजाब पुलिस द्वारा बड़ा अभियान चलाया गया, जिसके बाद वर्तमान एफआईआर में सह आरोपी और मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर गुजरात उच्च न्यायालय ने एक मजिस्ट्रेट की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जो 2013 में उच्च न्यायालय के एक प्रशासनिक न्यायाधीश और वडोदरा के प्रधान जिला न्यायाधीश को असंयमित पत्र भेजने के बाद अनाधिकृत छुट्टी पर चला गया था। खंडपीठ ने पूर्व न्यायाधीश की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि उच्च न्यायालय की रिपोर्ट में सही दर्ज किया गया है कि उनका आचरण एक न्यायिक अधिकारी के लिए उपयुक्त नहीं था। अदालत एक मजिस्ट्रेट नीलेश भाई चौहान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 13 मई 2013 से 11 जुलाई 2013 तक अनाधिकृत छुट्टी ली थी। वो 24 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक सवैतनिक अवकाश पर थे। अपनी छुट्टियों के दौरान उन्होंने वडोदरा के वकीलों द्वारा बुलाई गई अचानक हड़ताल के बारे में एक समाचार लेख देखा। उन्होंने प्रधान जिला न्यायाधीश को इस बारे में सूचित किया और इस संबंध में उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की। इसके बाद उन्होंने प्रधान जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश के खिलाफ असंयमित भाषा का उपयोग करते हुए एक पत्र लिखा। बताया जाता है कि अपने पत्र में चौहान ने टिप्पणी की थी कि प्रदर्शनकारी वकीलों जैसे तत्वों के कारण पूरी न्यायिक प्रणाली को षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में आगे कहा गया कि प्रधान जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बदले में न्यायिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा चौहान ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे का समाधान होने तक काम पर नहीं आएंगे और 13 मई से 11 जुलाई 2013 तक अनाधिकृत छुट्टी ले ली। 2015 में उन्हें उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश और वडोदरा के प्रधान जिला न्यायाधीश के खिलाफ निराधार आरोप लगाने और अशोभनीय भाषा का उपयोग करने और ड्यूटी से अनाधिकृत अनुपस्थित लेने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले पर फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला आया है। अनुच्छेद 370 से तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। अदालत ने सरकार के अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि ये एक अस्थायी प्रावधान था। कुल मिलाकर 3 फैसले थे। इनमें से एक को सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की ओर से लिखा था। न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अलग अलग सहमति वाले फैसले लिखे। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 370 केवल एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर में युद्धकालीन स्थितियों के कारण लागू किया गया था। संविधान सभा, जिसे अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था, का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुच्छेद 370 स्थायी रूप से जारी रहेगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार था। अदालत ने 5 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश 272 या सीओ 272 के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 367 में संशोधन किया था। संविधान के अनुच्छेद 367 में संविधान की व्याख्या के संबंध में कुछ सामान्य नियम शामिल हैं।
सीओ 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया था और एक नया खंड जोड़ा गया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 370(3) में संविधान सभा के संदर्भ को विधानसभा लिखा गया। अनुच्छेद 370(3) संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था, न कि संवैधानिक विघटन के लिए। ये मानना कि संविधान सभा भंग होने के बाद 370(3) का उपयोग नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य की संविधान सभा निरस्त करने की सिफारिश किए बिना ही भंग हो गई थी। अनुच्छेद 370 समय की कसौटी पर खरा उतरा था, क्योंकि संविधान सभा के बिना इस अनुच्छेद को निरस्त करने में राष्ट्रपति वस्तुतः शक्तिहीन थे। इसका मतलब ये होगा कि अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए संविधान में बना रहता है। अदालत ने कहा कि जबकि सीओ 272 को संवैधानिक संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता था, सीओ 273 को सीओ 272 के बिना भी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा एकीकरण की प्रक्रिया की परिणति है और इस तरह शक्ति का एक वैध अभ्यास है। इस प्रकार सीओ 273 वैध है। मुख्य फैसले में अदालत ने कहा कि 1949 में भारत में शामिल होने के बाद जम्मू और कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता पर फैसला नहीं सुनाया, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर गौर किया कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इसीलिए उसने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव हो और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। इस कदम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले 16 दिनों तक मामले की सुनवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, कोच राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.